हाय चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सेशन में। चलिए स्टार्ट करें अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। आई होप आप लोगों ने अभी तक जितने भी करे हों दे आर सुपर फाइन, आप लोग को रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हों एंड यस अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरा अंदर से कमेंट्स भी डाल दो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने फोर्थ एमसीक्यू के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स टेक इन ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ये एमसीक्यू 14 क्वेश्चंस का है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है, विच इज माइन फेवरेट ऑल्सो। सो विल कीप क्विक, ठीक है। सो क्या है, अ चाइल्ड ऑन अ कार्ट विद व्हील्स थ्रो अ सैंडबैग फॉरवर्ड। कोई भी एक चाइल्ड है जो कि एक कार्ट पर है। कार्ट मतलब बोलते हैं ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े से अगर हमारे पास बोरे होते हैं, ठीक है, या फिर कोई होता है ना राइस बैग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सैंडबैग बोला है, तो अगर हम उनको ट्रॉलीज पे लेकर जाते हैं तो उस तरीके का एक कार्ट है जिसमें कि व्हील्स है और ऊपर वो एक प्लैंक है जिसके ऊपर सामान रखा होता है। तो उसको उसने क्या किया है, फॉरवर्ड पुश किया है। तो जब हम कार्ट को आगे पुश करेंगे सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें एक बैकवर्ड मूवमेंट या बैकवर्ड पुश फील होता है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या बोला है कि अगर आप फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगाते हैं तो देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, है ना, बट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए फोर्स हम पे लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। सो फटाफट से बस क्लियर हो गया तो अपना ऑप्शन बताओ। मूव राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और लेफ्ट। ही मूव्स बैकवर्ड, ठीक है। चलो ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है, फिर भी मैं क्योंकि स्टार्ट कर रही हूँ तो एक बार मैंने आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ का हिंट दे दिया है। अब हम फटाफट से इसको मार्क करेंगे, ठीक है। सो व्हेन अ फायरमैन डायरेक्ट्स अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम अ होस पाइप, द होस पाइप टेंड्स टू गो बैकवर्ड। ये हम लोगों ने रीजन भी करा है, अपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर एक फायरमैन क्या है, एक पाइप से लेकर, मतलब आग जब हम बुझानी है, ठीक है ना, तो हम पानी अगर दे रहे हैं तो इतना वो भारी है कि फायरमैन को बैकवर्ड एक फील होता है, एक पुश फील होता है। सो दिस इज ड्यू टू किसकी वजह से, अरे वी ऑल नो दिस इज ड्यू टू दी न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्योंकि अगर आप कुछ भी आगे पुश करेंगे तो वी विल एक्सपीरियंस सम फोर्स विच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो बस यही बात हो रही है। देन मूविंग टू दी थर्ड वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। सो हम देखते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या एक्शन रिएक्शन फोर्सेज इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन? क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमें पता है ऑल्दो कि यही स्टेटमेंट सही है, बट एक बार बाकी सबको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। एक्शन रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, नॉट एट ऑल। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस यानी कि 90 डिग्री के एंगल्स पे कभी कोई ये फोर्सेस नहीं लगती हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज अनइक्वल, नो नॉट एट ऑल, दे आर गोइंग टू बी इक्वल एवरी टाइम एंड एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इन दी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होगा तो कोई फर्क उसमें हमें दिखने वाला नहीं है। सो वी ऑल नो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस, बिकॉज अभी तक न्यूटन्स थर्ड लॉ में ही देखो सारा एप्लीकेशन पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट कुछ भी नहीं है। यू शुड नो कि कहाँ कहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मारती हूँ आपको ऐसे, तो आपकी तरफ जो पुश आएगा ना, आप जो मेरी तरफ एक पुश फील फोर्स लगाएंगे। सो बस सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। चलिए, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल सीज अ रीडिंग ऑन स्केल एज 148 पॉन्ड्स। अब क्या है, कोई भी अगर हम कभी जैसे वेट करते हैं, अपना मेजर करते हैं, तो हम अगर वेइंग स्केल पे खड़े हुए तो इसी तरीके से कोई पर्सन अगर खड़ा हुआ तो उसका जो वेट आया वो 148 पाउंड्स आया, ठीक है। नाउ दिस पर्सन एक्टेड ऑन बाय, तो इस पर्सन पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है ये हमें बताना है। क्या उस पे कोई फोर्सेस नहीं लग रही हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको इससे पहले भी हम आई थिंक मोशन का हम एमसीक्यू कर रहे थे, उसमें मैंने पॉइंट आउट किया था कि जब भी हम फोर्स की बात कर रहे होते हैं, माइट भी इसी चैप्टर का कोई एमसीक्यू था, तो इफ वी पीपल आर स्टैंडिंग, अगर हम लोग खड़े हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी कैसे बनती है कि आपकी दो फोर्सेस देवर एक्टिंग अपॉन, है ना, एक नॉर्मल हो गया है, ग्रेविटेशनल हो गया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, हमने पढ़ा था। तो एग्जैक्टली दो फोर्सेस उस पर लग रही हैं और तभी वो अपना वेइंग स्केल पर वेट मेजर कर पा रहा है। ओनली वन फोर्स ऑफ 188 पॉइंट्स, नो नॉट एट
पॉसिबल एंड ओनली 1/4 ऑफ 296 यानी कि डबल द वेट ऑफ दैट पर्सन, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दो फोर्सेस लगती हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। एन आर्चर शूट्स एन एरो, एक बार आपने देखा होगा जब भी हम तीर कमान वाली बात यहाँ पर हो रही है, बो एंड स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो अगर हम वो चलाते हैं, कंसीडर द एक्शन फोर्स टू बी द बो स्ट्रिंग अगेंस्ट द एरो, तो हमें यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट फोर्स यानी कि जो एक्शन फोर्स होगी वो हमने बो स्ट्रिंग को ले लिया है, ठीक है ना। आपने सबसे पहले ऐसे किया है। नाउ रिएक्शन फोर्स कहाँ से आ रही है, जस्ट लुक एट दी ऑप्शंस। एरो पुशिंग अगेंस्ट बो स्ट्रिंग, या तो वो एरो जिसने उसको अब आगे धकेलना है, सबसे पहले आपने ये किया, अब वो एरो आगे जाने वाला है, तो क्या उस पे आपको फोर्स दिख रही है, क्या एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपको फोर्स दिख रही है, क्या फिर एरो के वेट की वजह से आपको फोर्स दिख रही है, कभी नहीं, गलती से भी नहीं, क्योंकि एरो का वेट, पहली बात तो वेट हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। एरो को तो मैंने वैसी एयर में ले रखा है, तो मुझे कोई उसका जमीन से तो वेट मुझे मेजर करना ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। और ग्रिप ऑफ द आर्चर्स हैंड ऑन द बो, या फिर किस तरीके से आर्चर ने उसका जो हाथ है, उसका जो ग्रिप है वो कैसी बनी हुई है, तो नो, नॉट एट ऑल, उस तरीके का टेक्निकलिटी इस क्वेश्चन में नहीं है। सो वी ऑल नो कि यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो किसके ऊपर होगा, एरो के ऊपर, जो कि आगे जाके गिरने वाला है या फिर लगने वाला है, ठीक है। आप में से किन किन लोगों ने बो स्ट्रिंग्स को, देखो बचपन में हम लोग खेला करते थे, और जनरली मुझे याद है कि दशहरे का जब भी मेला लगता था तो उस पर तो मैं एक पक्का घर पे लेकर आना ही होता था, चाहे मुझे ढंग से करना नहीं आता था बो स्ट्रिंग्स वाला, अब तो आता है चलो, बट आप में से किसने करा है जरा बताओ मुझे साथ साथ, ठीक है। टू स्प्रिंग बैलेंस पुल ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंसेज हैं, आपने बुक में भी फोटो देखा होगा, इस तरीके के दो अलग अलग मीटर्स की तरफ से कैसे स्प्रिंग बैलेंस हमारे रहते हैं। इफ द रीडिंग ऑफ वन स्प्रिंग बैलेंस इज 2 न्यूटन, अगर एक स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है फोर्स की वो 2 न्यूटन है, द रीडिंग शोन बाय दी सेकेंड स्प्रिंग, तो उसके सेकेंड स्प्रिंग हमें क्या दिखाएगा, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, है ना। वो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो बस ढूंढना कुछ नहीं है, सेम नंबर ढूंढना है और 2 न्यूटन की हमारे मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ मूव करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज करेक्ट। इफ अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, जब भी हमने राइफल से एक बुलेट को फायर किया है, ये भी हमने अपने बुक में अच्छे से पढ़ा भी हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो लेट्स डिग ऑन दी कमेंट्स फर्स्ट। देयर इज नो मोशन ऑफ बुलेट एंड फायर, भाई कोई मूवमेंट हमें बुलेट एंड फायर में राइफल में देखने को मिलेगा ही नहीं, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज वी ऑल नो कि क्या होता है जब हम एक राइफल से बुलेट को निकाला जाता है ना। देन राइफल मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड, अगर आपकी बुलेट आगे की डायरेक्शन में जाएगी तो डेफिनेटली राइफल इज गोइंग टू बी हैव अ फोर्स विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आपको पीछे एक झटका लगेगा, है ना। कभी करके तो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा होगा, बट हाँ इस चीज को अगर आप कहीं देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मूवीज में या किसी अपने बड़े को, है ना, कई बार वो होता है ना, वो निशाने वाला गेम होता है, मेले वगैरह में होता है, तो वहां पर आप देखोगे ना तो आपको अपने पता चलेगा कि भाई एक पुश आपको पीछे की तरफ मिल रहा है। बुलेट एंड राइफल बोथ मूव इन बैकवर्ड, नो कोई पॉइंट ही नहीं, अगर बुलेट भी पीछे आ गई तो भैया हमें ही लगने वाली है। एंड बुलेट मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड राइफल मूव्स इन फॉरवर्ड, तो ये तो कंप्लीटली ऑपोजिट है हमारे सही आंसर के। तो द सही आंसर क्या होने वाला है कि राइफल भी पीछे की तरफ झटका लेगी और बुलेट हमारी आगे की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है रिगार्डिंग द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो आपको दो फोर्सेस के बारे में दिया है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, क्या वो इक्वल होती हैं, क्या वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती हैं, दे आर ऑपोजिट, एक्चुअली तीनों पॉइंट सही हैं, ऑपोजिट होती हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में होती हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती हैं, बट दे एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात गलत दे दी है ना, ऑलरेडी हम उसको देख चुके हैं कि वो सही है, उसी का ऑपोजिट ये हमें दे दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अ प्लेयर इज कैचिंग अ बॉल, ठीक है, तो कोई भी प्लेयर है एक बॉल को कैच करने वाला है। कंसीडर द एक्शन फोर्स टू बी द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल अगेंस्ट द प्लेयर्स ग्लव। सो ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट है जो बहुत मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगी आपके लिए। यहाँ पर हमें बोला क्या गया है कि जो प्लेयर का बॉल है वो कहाँ पर वो एक्चुअली इम्पैक्ट धारा है,
ग्लव्स पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स हमें पता चल गया कि बॉल का जो ग्लव पे एक एक्शन लगने वाला है, एक फोर्स लगने वाला है, ठीक है। सो रिएक्शन फोर्सेस को जरा ध्यान से चुनना। फोर्स दैट द ग्लव एक्सर्ट ऑन द बॉल, या तो जो ग्लव के थ्रू बॉल पर एक फोर्स लगेगा या तो वो होगा। द प्लेयर्स ग्रिप, क्या प्लेयर की ग्रिप की वो कैच कैसे कर रहा है। फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का फ्रिक्शन दूर दूर तक कहीं नहीं आएगा, है ना। या फिर द मस्कुलर एफर्ट इन द प्लेयर आर्म, या फिर आपके मसल्स किस तरीके से बॉल को कैच कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि देखो मस्कुलर हैंड भी तो हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है बॉल को पकड़ने का। कई बार हम लोग इस वजह से कंफ्यूज होते हैं। सेकंड न्यूटन लॉ में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हम लोग बात करते हैं अपने हैंड की डायरेक्शन, क्यों, टू इंक्रीज द टाइम, है ना, जिससे कि मोमेंटम कम हो जाए, जिससे कि उसका इम्पैक्ट कम हो। बट यहाँ क्वेश्चन कंप्लीटली अलग है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक्शन फोर्स आपकी बॉल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉल, ठीक है। तो ये जिसने उसको पकड़ा है, जिसपे उसका सबसे पहला फोर्स लग रहा है, विच इज द ग्लव, यहां से रिएक्शन फोर्स जाएगा। दैट इज वाई फोर्स जो कि ग्लव के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा बॉल पे, दैट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट वन। क्लियर हुआ? चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी assertion रीजन। आई थिंक 5 assertion रीजन है सेट में, तो लेट्स डू इट, ठीक है। चलिए इसे स्टार्ट करें। असर्टिव स्टेटमेंट क्या है? प्रैक्टिकली देयर इज डिफिकल्टी सीन फॉर अचीविंग जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स। कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स को देखना मुश्किल हो जाता है। ये उनका सेंटेंस है विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्यों? क्योंकि हाँ, प्रैक्टिकल कंडीशंस में आइडियल सिचुएशन नहीं होती है ना। कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसा होगा, या फिर एटमॉस्फेयर का कोई एलिमेंट का एक ऐसा फोर्स होगा, बीट मैग्नेटिक, बीट ग्रेविटेशन, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उस पर रहे। सो यस, प्रैक्टिकली वो मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या दे रहे हैं ये? द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल वही बात कर दिया ना कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स का कहीं ना कहीं प्रेजेंस इतनी होती ही है कि वो मोशन के अपोजिशन में, है ना, लग रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट कि आपका जो अनबैलेंस फोर्स हो वो जीरो हो। तो एब्सोल्युटली दोनों हमारे जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, और रीजन भी बिल्कुल ठीक है हमारे असर्टिव स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ, प्रैक्टिकली देयर इज डिफिकल्टी सीन फॉर अचीविंग जीरो अनबैलेंस फोर्स। तो अगेन इन्होंने सेंटेंस वही सही दिया है, बट रीजन दे रहे हैं जीरो अनबैलेंस फोर्स इज ओनली अचीव्ड इन वैक्यूम चैम्बर। सो दे आर सेइंग कि भाई जीरो अनबैलेंस फोर्स जो है वो आप सिर्फ वैक्यूम चैम्बर में अचीव कर सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि भाई हमारा जो असर्टिव स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग, या फिर वो हमारा सही नहीं है। कौन? रीजन, ठीक है। सो मैंने इसके साथ थर्ड वाला चूज करा है। नाउ डिग इनटू द 12th question. To every action there is an equal and opposite reaction which happen to in two different bodies. Exactly, for every action, एक हर एक एक्शन के लिए एक opposite reaction या फिर reactive force जरूर होगा जो कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन इज नथिंग बट फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन क्या है? कुछ नहीं बल्कि एक फोर्स है जिसका काम है हमेशा मोशन की डायरेक्शन को अपोज करना। सो ये बात 100% ट्रू है कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है और ऑब्जेक्ट्स के मोशन को ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। बट क्या ये हमारे असर्टिव स्टेटमेंट से कनेक्टेड है? नहीं, है ना। वहां पर एक जनरल बात करी गई है न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया गया है। तो हम ये बोलेंगे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। थर्मस फ्लास्क हेल्प अस टू मेंटेन टी टेम्परेचर। एग्जैक्टली, थर्मोस फ्लास्क जो होते हैं बिकॉज थर्मल यानी कि हीट, तो हीट मेंटेनेंस वाले वो ग्लासेस होते हैं, फ्लास्क होते हैं, तो ऑब्वियसली वो टी के टेम्परेचर को ठीक रखते हैं। रीजन क्या दिया है? आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल एनर्जी और हीट रिमेन कंजर्व। जब भी आपके पास कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो वहां पर ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू कैन से अबाउट द एनर्जी, है ना। तो वहां पर आपका जो टोटल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, वो सेम रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और 100% जस्टिफाइबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इट अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज, यानी कि वो ग्रेविटेशनल पे भी ओके है, आपका मैग्नेटिक पे भी ओके है, एंड व्हाट नॉट,
इसी तरीके की कोई भी और फोर्सेस पे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसके रीजन की, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडीज आर इन मोशन। मैंने बहुत बार आपको ये बताया कि देखो कभी भी ना ऑप्शंस में वो स्टेटमेंट सही नहीं होते हैं जिसमें कि उन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करी हो। जैसे कि उन्होंने बताया है कि न्यूटन का थर्ड लॉ सिर्फ और सिर्फ, ओनली वर्ड यूज कर लिया ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही काम करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप एक दीवार पे मारते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं तो अपने बोर्ड को भी मार नहीं सकती हूँ, या फिर अगर मैं इस पे इसे इस तरीके से प्लेस करती हूँ तो इसके तरफ से भी तो मेरे ऊपर एक फोर्स आएगा, बट इट वाज नॉट इन मोशन, ये मोशन में नहीं था। सेम अगर मैं इस बोर्ड पे मारती हूँ या इसको मैं तोड़ भी देती हूँ, तब भी इसकी तरफ से भी तो मेरी तरफ एक फोर्स आएगा ना, तो मोशन में तो नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, बट आपका एजर्टिव स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो एजर्टिव स्टेटमेंट है वो सभी टाइप के फोर्सेस पे लग सकता है, बट हमारा जो रीजन है वो ना ही कनेक्टेड है ना ही वो सही है। सो ठीक है, देखिए अब रिजल्ट्स देखें। चलिए, नाउ इट्स टाइम टू सी द रिजल्ट्स। सो व्हाट डू वी हैव आई थिंक, ओके कूल, सो वी हैव कलेक्टेड 46 पॉइंट्स। दैट मीन्स वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन परफेक्ट एंड राइट, ठीक है। सो दैट्स दी बिग अचीवमेंट फॉर मी एज वेल एज यू, क्योंकि मुझे दिखता है जब आप मेरे साथ यहाँ पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, आपके आंसर्स ठीक आ रहे होते हैं, तो बस वही मुझे चाहिए होता है कि चलिए मुझे तसल्ली होती है आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। सो दैट्स ऑल आई वांट। एंड इसी तरीके से तैयारी करते रहें, मुझे भी कमेंट सेक्शन बताएं, लाइक करें सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, सो दैट आपके दोस्त भी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ठीक है कौन कितने पानी में है, एंड वी आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। चलिए, सो अभी हम आगे मूव करते हैं विद द नेक्स्ट एमसीक्यू। कीप लर्निंग गाइस एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।